नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म की शुरुआत के बाद आज से चुनावों का सीजन 2 शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। दोनों राज्य के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसके साथ ही केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा के उपचुनाव और यूपी के 9 सीटों समेत 48 विधानसभाओं के उपचुनावों की घोषणा भी कर दी गई है। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा में वोटिंग अभी नहीं होगी क्योंकि उस सीट को लेकर एक याचिका कोर्ट्स में पेंडिंग है। लेकिन इधर चुनावों की घोषणा होती है उसके पहले ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्कुल बाजार में उतर आई हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का नरेंद्र मोदी की इजराइल से नजदीकी का डर सामने आ गया है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर इजराइल पेजर अटैक कर सकता है तो उनके मुताबिक ईवीएम क्या चीज है। मोदी और इजराइल मिलकर ईवीएम तो कम से कम प्लान कर ही सकते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करें। तमाम नेताओं में ये ईवीएम का डर चुनाव के समय क्यों आ जाता है? कुछ चुनावों में ईवीएम भगवान स्वरूप होते हैं और कुछ चुनावों में सारी गलती ईवीएम की होती है। कांग्रेस और जेएमएम के कई अन्य नेताओं ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद से ईवीएम की बैटरी को लेकर कांग्रेस का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था हम सभी को ताकत देती है, एक एक पार्टी और एक एक नेता का जिस व्यवस्था के दम पर वजूद है, क्या उसको कटघरे में खड़ा करना लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है? सवाल यह भी है कि हरियाणा में राहुल गांधी की सियासी जलेबी नसीब ना होने वाले अंगूर की तरह खट्टी हो गई क्या? लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में कौन सियासी जलेबी खाएगा? महाराष्ट्र और झारखंड में जाति का कार्ड चलेगा या हिंदू बटेगा तो कटेगा वाला मोदी और योगी का रेड अलर्ट मतदाताओं को याद रहेगा। 2024 के चुनाव सीजन का नया राउंड आया तो ईवीएम का शोर क्यों मचाया? सवाल पब्लिक का आज यही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गए हैं तो उधर कम से कम महाराष्ट्र में दोनों ओर के गठबंधनों की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति गठबंधन में बीजेपी 155-160 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 75 से लगभग 80 सीटों पर लड़ेगी। अजीत पवार की एनसीपी को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 102 से 104 सीटें, कांग्रेस को 102 से 104 और शरद पवार की एनसीपी को 80 सीटें मिलने की बात चल रही है। एक और गठबंधन की रणनीति बन रही है तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के विरोध की रणनीति के तहत चुनाव प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगाया जाना भी शुरू हो चुका है। सुनिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का ये बयान। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है,
तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी आरोप लगाने में देश की बाउंड्री के भी पार चले गए। सुनिए उनका ये बयान, इजराइल से भी डर लग रहा है। अगर इजराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ। इजराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है, इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। ऐसे बयानों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के इन नेताओं की लड़ाई बीजेपी से है या नहीं, चुनाव आयोग से है या नहीं, लेकिन ईवीएम से तो जरूर है। खैर, सवालों के घेरे में अगर चुनाव आयोग को खड़ा करने की कोशिश की गई तो आज उनका जवाब भी आया। सुनिए ईवीएम को पेजर से तुलना करने या ईवीएम की बैटरी को हार जीत का फैक्टर बताने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब क्या था। लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों की घोषणा के साथ ही ईवीएम पर शोर मचाना क्या मोदी विरोधियों की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? हरियाणा हारने के बाद क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में जाति पूछने वाली रणनीति बदलेंगे? क्या मोदी का हिंदुत्व बड़ा फैक्टर होगा? क्या मोदी को कमजोर मानने की भूल से विपक्ष सबक सीख चुका है? क्या महाराष्ट्र झारखंड के इन चुनावों और उपचुनावों में विपक्ष को नया नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवेक साइलस प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबा नकवी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है आनंद दुबे जी को। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और आनंद दुबे जी, सवाल पूछूंगी पहले आपसे यही कि इजराइल से प्रॉब्लम है, जलेबी से प्रॉब्लम है, ईवीएम से प्रॉब्लम है, इस चुनाव में किन किन चीजों से प्रॉब्लम है? क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है और विपक्ष की फहरिस्त तो तैयार होगी। नाविका जी नमस्ते। देखिए, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। हमारे राज्य का चुनाव अच्छे से करा दिया जाए, एक नई सरकार बन जाए, लोगों के विकास के काम हो सके, हमें बस यही चाहिए। दुनिया में जो हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार बैठी है, हमारी विदेश नीति है, वो देख लेगी। लेकिन हम चुनाव आयोग से इतना तो ज़रूर कहेंगे कि आदरणीय चुनाव आयोग साहब, पक्ष और विपक्ष में भेदभाव मत करिए, एक ही चश्मे से देखिए। क्योंकि आज चुनाव आयोग ने सुबह ट्वीट किया कि हम चुनाव आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम को 3:30 बजे, लेकिन आज ही महायुति के मुख्यमंत्री जी गिफ्ट बांट रहे हैं। ठीक है, गिफ्ट बांटिए, गिफ्ट बांटना भी चाहिए, लोगों को सुख सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आयोग आचार संहिता लगाने वाली है, उसके 4 घंटा पहले भी अगर आप योजनाओं की बरसात करेंगे, आप नए नए तरीके से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि लोग हमें मतदान करें, ये अच्छी बात नहीं है। ये टीएन सेशन साहब के समय में नहीं होती थी।
टीएन शेषन साहब का समय हम सब बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि उनके लिए न प्रधानमंत्री में कोई बहुत बड़ा महत्व था और न तो विरोधी पक्ष नेता में कोई उनको दिलचस्पी थी। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। राजीव कुमार साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। तब प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप बिना सोचे समझे, बिना जांचे एक तरफा फैसले क्यों देते हैं? जिस प्रकार पूरे भारत से ईवीएम को लेकर नाराजगी आती है, जनता की आती है ना, कि कोई विदेशी लोगों की आती है। हमारे देश के नागरिक अगर असंतुष्ट हैं, एक व्यक्ति भी अगर असंतुष्ट है, तो आप सफल नहीं हो पाए हैं। आपको आत्मचिंतन करना होगा, आपको देखना होगा कि कहां कमी रह गई। अब महाराष्ट्र का चुनाव है, 20 नंबर आपने तो डेट कर दी है। 140 करोड़ जनता देश की संतुष्ट होगी, तभी आप संतुष्ट होंगे। आप शपथ ग्रहण करेंगे जम्मू कश्मीर में जहां विपक्षी पार्टियां जीती हैं, आप शपथ ग्रहण कर लेंगे तेलंगाना में, कर्नाटक में, लेकिन हरियाणा में जलेबी अगर होगी तो उसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रदीप भंडारी जी, आप जवाब दीजिए इस बात का कि कश्मीर में दिक्कत नहीं है, कर्नाटक में, तेलंगाना में कहीं पर भी इनको दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हुई जहां बीजेपी जीतती है, वहां इजराइल भी आ जाता है और वहां पर ईवीएम भी बैटरी डाउन हो जाता है या खराब हो जाता है। नविका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो उन्होंने बात करी टीएन शेषन जी की कि देश को जानने की अच्छी तरीके से जरूरत है कि टीएन शेषन जिनकी वो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ चुके हैं। तो अगर इनके लिए रोल मॉडल ऐसे चुनाव आयोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे टिकट लड़ सकते हैं, तो इनको इनकी ईमानदारी मुबारक। हमने नवीन चावला का भी समय देखा है जब जिनके ट्रस्ट के ऊपर गांधी परिवार का पैसा भी हुआ करता था, जिसपे इंक्वायरी थी। तो मैं कहना चाहता हूं आनंद दुबे जी, ऐसी बातें मत करिए। आप ये संविधान लेके घूमते हैं आनंद दुबे जी। अब अगर आपको लगता है कि संविधान में आपको विश्वास नहीं है और आपको लगता है ईवीएम खराब है, तो जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। आपको कह देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आप सरकार नहीं बनाएंगे। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी। तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं बताऊंगा सवाल क्यों उठा रहे हैं। आनंद दुबे जी घबराए हुए हैं। 2 महीने तक पहले मेरे डिबेट में बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, वरना वो अपना नाम बदल देंगे। आज प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, चुनाव हो चुके हैं, तो इसलिए आनंद दुबे जी घबरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बौखलाहट इतनी नविका जी कि उद्धव ठाकरे जी का ये वीडियो है, ये वीडियो में उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि जितनी भी एनडीए की स्कीमें हैं वो सब की सब उद्धव ठाकरे जी बंद कर देंगे। मतलब 2 करोड़ महिलाओं को जो लाडकी बहना के तहत महिलाओं को पैसा मिल रहा है, वो एनडीए की सरकार, अगर इनकी सरकार आएगी, महायुक्ति की नहीं आएगी और महाविनाश अघाड़ी आएगी, तो ये बंद कर देंगे। इसीलिए महाराष्ट्र की महिलाएं इनको जवाब देने वाली है। इनने डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया नविका जी, जिसमें कि अगर ये हार जाएंगे तो ईवीएम पे ब्लेम कर देंगे, और यही अभिषेक सिंह की पूरी रणनीति है। जवाब दीजिए, काउंटर आनंद दुबे जी। नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, किस किताब में लिखा है कि अगर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी रिटायर होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीति में नहीं आ सकता, सामाजिक जीवन में नहीं आ सकता? अगर टीएन शेषन साहब ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है तो बड़े खुशी की बात है, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात चुनाव आयोग की निष्पक्षता की, अभी अभी मुंबई में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से अमोल कीर्तिकर जी को 48 वोटों से हरा दिया गया। पहले 600 वोटों से जीते थे, जल्लोश हुआ, माला पहनकर बाहर आ गए, फिर चुनाव आयोग कहता है तो 48 वोट से हरा दिए गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को 48 वोट से, 32 वोट से जब किसी को हराया जाता है ना, तब वहां दुख पहुंचता है मेरे मालिक। इसके लिए आप ये मत कहिए कि ये तो गोल पोस्ट ही चेंज हो गया। पहले कहते थे कि कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं अगर चुनाव कांग्रेस की टिकट पे लड़ा तो क्या प्रॉब्लम है? जब आप व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेता तो उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देते। आज इनने कह दिया इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, ये है इनकी परिभाषा। अब देखिए क्या तर्क दे रहे हैं। ये कह रहे 40 वोटों से चुनाव हार गया। क्या देश में पहली बार ऐसा हुआ है कोई व्यक्ति 40 वोटों से या 200 वोटों से चुनाव हुआ है? मध्य प्रदेश चुनाव 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जो है वो 1000 वोट से कम से हारी थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। हमने चुनाव आयोग को सवाल नहीं उठाया था, हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया था। आनंद दुबे जी की फ्रस्ट्रेशन में समझ सकता हूं नविका जी। इनको उद्धव ठाकरे जी को महाविनाश अघाड़ी सीएम उम्मीदवार
नहीं घोषित कर रही हैं, इसीलिए इतने घबराए हुए हैं ये, और पहले से डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो रहे हैं। अगर इनके लॉजिक के हिसाब से क्या उद्धव ठाकरे की सेना के अंदर अगर हर व्यक्ति क्या उद्धव ठाकरे जी से खुश है, नहीं है तो उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन कर देना चाहिए? कैसा लॉजिक दे रही है? इनको घबराहट यही है कि महाराष्ट्र में एनडीए ने काम किया है और ये जब जनता के बीच में जाएंगे, ये महाराष्ट्र को चुनाव हारने वाले हैं। इसीलिए जिस तरीके से जलेबी कांग्रेस ऑफिस से वापस होगी, इस बार लड्डू जो है वो शिवसेना के ऑफिस से, उद्धव सेना के ऑफिस से वापस होने वाले हैं। अजय वर्मा जी, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, और मेरा सवाल बड़ा छोटा बड़ा आसान सा सवाल है। देश में क्या अब जलेबी बनना बंद हो जाना चाहिए? जलेबी को बैन कर देना चाहिए? क्योंकि पेजर विस्फोट हुए हैं तो ईवीएम बैन होने की बात हो रही है, तो जलेबी भी बैन कर दीजिए, ईवीएम भी बैन कर दीजिए, बस मंदिर में बैठ के हम लोग घंटी बजाया करेंगे। अजय वर्मा जी, ये कौन से तर्क हैं? ये कौन से तर्क दिए जा रहे हैं जो इस वक्त सता रहे हैं विपक्ष को? बस एक चुनाव हरियाणा का आप हारे हैं, बाकी जम्मू कश्मीर का तो आप जीते हैं। तब चुनाव आयोग दुरुस्त था, ठीक था, हरियाणा हार गए तो हाय तौबा। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? देखिए, खाली हरियाणा की बात नहीं थी। जब छत्तीसगढ़ जीते, जब राजस्थान जीते, जब मध्य प्रदेश जीते, तो यहां भी जब पेगासिस आया था, अब पूरे देश में, हो सकता है आपका भी शायद रिकॉर्ड करा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और बहुत सारे लोगों के पेगासिस से, वो इजराइल से सीधा आया था। तो क्वेश्चन मार्क तो उठना जायज है नाविका जी। अगर लोकतंत्र में इतना विश्वास है, ना कर ना डर, अमेरिका जैसा समृद्ध राष्ट्र भी बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो आप भी बैलेट से करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा इस देश में कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ नहीं है। अब आप आ जाइए, ये 13 करोड़ जो हैं करीब लोग हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और करीब 6 करोड़ 33 लाख वोटर्स हैं। 288 सीटों के इस चुनाव में हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के देवतुल्य वोटर्स पर पेगासिस का, इजराइल का और ईवीएम नामक उस बुरी दशा का साया ना पड़े, जिसकी वजह से चुनाव कलंकित होता हो, जिसकी वजह से उंगलियां उठती हो। रहा सवाल, भंडारी जी योग्य प्रवक्ता है, वो कह रहे थे टेशन साहब चुनाव लड़े। अरे भाई, मुख्य जिसे बोलते हैं भारत सरकार में सबसे बड़ा दर्जा होता है मुख्य न्यायाधीश का। आपने तो मुख्य न्यायाधीश को नॉमिनेट राज्यसभा से करके भेज दिया, अपने ऑर्डर करा के, और उनके खिलाफ वो करा कर। तो भाजपा जो कर सकती है, वास्तव में इस निराय में कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त ये चुनाव आयोग, देखिए सेशन साहब के टाइम में चुनाव आयोग देवताओं की तरह काम करता था। अजय वर्मा जी, चुनाव आयोग कम से कम वो पार्टी जो किसी चुनाव लड़े हुए इंसान को जज बना सकती है, वो ऐसे तथ्य ना उठाए तो बेहतर रहेगा। कम से कम आबरू इज्जत ढकी रहेगी। लेकिन प्रदीप भंडारी, नाविका जी, अगर ये सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट कर सकते, नॉमिनेट तो वही लोग होते हैं जिनने देश की सेवा करी है। इनको देश की सेवा किए लोगों से चिढ़े, इसीलिए दिक्कत है। इनको समझ नहीं आ रहा चुनाव लड़ाना और नॉमिनेशन में फर्क है। अजय वर्मा जी, यही फर्क है जलेबी फैक्ट्री में बनने और हलवाई के बीच में। ये रहा पूरा का पूरा रिजल्ट। और कोई ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी के समय ऐसा हुआ है 2014 के बाद से ईवीएम आए, ठीक इसी तरीके से अपनी झूठ की दुकान को आगे ले जा रहे हैं। हरियाणा में इनकी झूठ की दुकान जो है वो हार गई थी, तब भी नहीं समझ रहे। अजय वर्मा जी, जनता की बात करिए, दलितों की बात करिए, संविधान की बात करिए, तब जाके कुछ वोट मिल जाएंगे। मान भी जाइए अजय वर्मा जी, लेकिन विवेक साइलेंस जी, जब चुनाव का अनाउंसमेंट होता है तो सिर्फ ईवीएम पर ही चर्चा होगी या स्ट्रैटेजी पर भी होगी? कम से कम हरियाणा में जो कास्ट सेंसस पिछड़ा कर रहे थे, वो वाला फॉर्मूला चला नहीं। आपको लगता है कि ईवीएम से आगे भी कई मुसीबतें और हैं, स्ट्रैटेजी पर ज्यादा ध्यान करना चाहिए बजाय इसके कि जलेबी की चिंता अभी से हो जाए? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी। देखिए, अगर आप लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान सुने तो उन्होंने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कहा था कि हम चाहे 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाएं, फिर भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहा था कि हम ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और उसके बाद ईवीएम को देश से हटा देंगे। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मूलभूत जनता जो पूरे हिंदुस्तान की है वो भी यही चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। और निष्पक्ष चुनाव उसी समय हो सकता है जब हमको जो लगता है, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हो, जैसे पूरी दुनिया के जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। हो सकता है कि काउंटिंग प्रक्रिया में
24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे भी लग जाएं, लेकिन संविधान के की रक्षा के लिए अगर 72 घंटे लग भी जाते हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी टीएन शेषन साहब की बात हो रही थी, ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर्स द कंट्री हैज एवर सीन। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप हरियाणा का चुनाव अभी देखें तो प्रदीप सांगवान जिसने लगातार राम रहीम जैसे हत्यारे और रेपिस्ट को पैरोल दिया था, वो वीआरएस लेता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसी के 4 घंटे बाद उनको टिकट भी मिल जाता है, चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव जीत के आते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। तो भारतीय जनता पार्टी टीएन शेषन या और लोगों पे, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर में और एक आईपीएस ऑफिसर या जो पुलिस महकमे में काम है उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर रिटायरमेंट के बाद वो चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। इन्होंने फर्क ये है कि इन्होंने वीआरएस लिया, एक साजिश के तहत वीआरएस लिया, भाजपा ज्वाइन की और चुनाव लड़ा। के पहले ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं थे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी ने वीआरएस लिया हो और चुनाव में खड़े हो, ऐसे कई लोग हैं और संविधान सबको इजाजत देता है। आप साथ साथ नहीं कर सकते कि चुनाव भी लड़ लें और ब्यूरोक्रेट भी रहें। आपको पहले रिजाइन करना पड़ता है, बाद में आप चुनाव लड़ सकते हैं और यह संवैधानिक बात है। संविधान आप देश को पढ़ाते हैं, संविधान की दुहाई रोज आप देते हैं, संविधान हमें आपको समझाना पड़ता है। ये कहां की राजनीति हुई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अब अगर हम ईवीएम पर कोई भी चर्चा कर रहे हैं और संदेह के दायरे में कर रहे हैं तो हम लोग बेईमानी कर रहे हैं। हमें इस बेईमानी से और बेशर्मी से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं तो जाकर रुकेंगे ना। किसी चीज की कोई इंतहा होती है, कहीं कोई सीमा रेखा होती है। जब हम देश के लोगों को बार बार ये कहते हुए जाते हैं और थोड़ा तो शर्म करते सोचें कि जिस तरह का परिणाम आया है, ऐसा परिणाम हरियाणा का नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को एकदम से अचानक 60% मत मिल गया हो, कांग्रेस को नहीं मिला। बड़ा नजदीकी मुकाबला था। अंतिम समय तक कोई भी ये बता पाने की स्थिति में नहीं था किधर हम जा रहे हैं। और कई सीटों पर आप देखिए उनके नेता निकल कर कहते हैं, जिस सबसे कम वोटों की हार जीत का कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता निकल कर कहते हैं कि फलाना जी ने हरा दिया। उन्होंने नाम ले दिया सीधे सीधे, कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। अब इसके बाद भी आप अगर वही कहते हैं और अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि 80 जीत के भी हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो अखिलेश जी आप मतलब पढ़ाई लिखाई आप क्यों किया? फिर तो वही है ना कि भाई हमने तय कर लिया है। लोग कहते हैं ना कि हम ठीक है, आपकी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन हम तो यही वाला करेंगे। तो भाई अच्छी बात है तो मान लीजिए, पहली बात ये सबसे जरूरी। दूसरा, एक प्रशंसा करनी चाहिए, सिर्फ 2 चरण में झारखंड और 1 चरण में महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है। मैं बार बार पहले भी जब होता था तो मैं कहता था कि 5 चरण 7 चरण ये क्या हो रहा है भैया। हम धीरे धीरे इन चरणों को कम करें। इसका एक मतलब और हुआ, महाराष्ट्र के वो जिले जिनको हम कहते थे कि वो नक्सल प्रभावित थे, वो अब नहीं रहे। इसकी भी एक चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद आप बात कीजिए। जहां तक रही बात कौन चुनाव लड़ेगा, कितने समय बाद लड़ेगा, अरुण जेटली जी ने भी एक बार बड़ा लंबा चौड़ा उनका भाषण है, बार बार कोट किया जाता है। मैं कह रहा हूं कूलिंग ऑफ पर कोई एक सहमति बने ना कि कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। भाई इतने दिन तक कुछ नहीं करोगे, लेकिन नेताजी लोग पार्टी तो मंच पे जाते जाते बदल लेते हैं। अभी तो याद है ना कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, जाते जाते राहुल जी के साथ हाथ पकड़ के निकल लिए। नेता तो कुछ भी करें, दूसरी किसी भी पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को यह नहीं इजाजत है कि वो लोकतंत्र की प्रक्रिया में हिस्सेदार बन सके। नेता अपने चरित्र का यह दोहरापन ठीक करेंगे तब शायद बात हो पाएगी, वरना दोनों पार्टियों के पास बड़ी लंबी लिस्ट है, जज की, आईपीएस की, पता नहीं किसकी किसकी है, और मान लीजिए पत्रकार तो उसमें कहीं आते ही नहीं। इलेक्शन कमिश्नर्स की भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो रह चुके हैं। तो सबा नकवी जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि ईवीएम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, ईवीएम पर ही चर्चा होगी, या ये गलती करने से पहले विपक्ष सोचेगा? इसलिए क्योंकि हरियाणा में उन्होंने देखा है कि कास्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से बदले हैं। नू की 3 सीटों पर बिल्कुल कांग्रेस जीती है, 2 पर तो बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, लेकिन कांग्रेस उन सीटों पर जरूर जीती है। बाकी सीटों पर जो हुआ है वो मुझे लगता है आप और मेरे जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो पॉलिटिक्स को नजदीक से देखते हैं, हमारे लिए भी एक सीखने की घड़ी थी कि पोलराइजेशन किस तरह से कास्ट में भी होता है और काउंटर पोलराइजेशन किस तरह होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र झारखंड की तो लड़ाई है ही,
वायनाड में भी चुनाव है, 9 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जिनमें चुनाव है। और मुझे लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और बहराइच में ही जिस तरह के बयान आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक छोटा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दोबारा से होने जा रहा है। आप इन चुनावों को कैसे देखती हैं और स्टेक्स क्या हैं, यानी कि किसकी कितनी जान अटकी हुई है इन चुनावों में? नविका जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। लेकिन स्टेक्स इसमें ऑपोजिशन के ज्यादा हैं, क्योंकि अभी एक जीतता हुआ चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। मैं ईवीएम पे थोड़ा सा कुछ कह दूं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हार के बाद ईवीएम पर कंप्लेंट की, ये बिल्कुल बेवकूफी है ऑप्टिक्स के जरिए। लेकिन ईवीएम पर मैं चाहूंगी हर्षवर्धन जी भी मेरा साथ दें, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है संविधान को बचाना। एक सवाल रहता है ईवीएम पर, कि वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जितने वोट डले हैं और जितने गिने हैं, उसमें जो अंतर है, वो मसला हमें कभी ना कभी जवाब मिलना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। हाँ, बीजेपी का प्रदर्शन बिलो पार था, चाहे हम जो भी इंटरप्रिटेशन दे। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं आप ही के साथ बैठी थी स्टूडियो में जिन्होंने ईवीएम का बहाना किया। हालांकि और मैंने ये भी कहा था कि हरियाणा का चुनाव ज्यादा करीबी है जितना बाकी सब लोग मान रहे थे, वन साइडेड है। ये सब छोड़िए, लेकिन ईवीएम में हमें ये जवाब इसका चाहिए, जितने वोट गिरे और जितने काउंट हुए, उसका अंतर आप समझा दीजिए। हम टेक्निकलिटीज और इसको पॉलिटिकल, और जहां तक कि वो इजराइल कुछ भी कर सकता है, वो तो हम बैठ के, वो जो पेजर वाला हो गया उसके बाद मैं मजाकी, उसमें तो हमारा टीवी भी एक दिन हम सब बैठ रहे हैं, नविका जी टाइम्स नाउ देख रहे हो, टीवी भी फट सकता है। पर स्मार्ट टीवी होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो कोई बाहर से कर सकता है। ईवीएम स्मार्ट नहीं है, अनस्मार्ट है, लेकिन चुनावी नतीजे दे देता है। अब वो कितना स्मार्ट है, कितना अनस्मार्ट है, ये आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो कम से कम गुंजाइश कम है मैनिपुलेशन। अभी हम लोग बहुत वक्त है, लेकिन ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये अपोजिशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने अपना टर्न अराउंड शुरू किया है। अच्छा, भाजपा का अपना अरिथमेटिक जो डिलिमिटेशन का जो गणित है, मैंने कई बार वहां जाके कवर किया है। कुछ इलाके आदिवासी क्षेत्र है, कुछ नॉन। बीजेपी का पूरा अप्रोच ज्यादा साइंटिफिक है। इसमें कांग्रेस, मैं आपको एक बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स ने हमें बताया था कि अंत में पार्टी एक सीट जीतेगी, वो है डोडा, और वही हुआ। उनका एटलीस्ट ग्राउंड इंटेलिजेंस सही था। जो कांग्रेस ने हमें दिखाया कि उनको ग्राउंड असेसमेंट उनका पूरी तरह से गलत हुआ। और भाजपा को, क्योंकि मैंने सालों से कवर किया है, अब नविका जी एक खबर आज फैल रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला हरियाणा में, हो सकता है एक जवान जाति विशेष नेता का नाम आ रहा है यूपी से ही। चलिए, अगर वो हो हम बाद में देखेंगे, अब चर्चा में आ रहा है। अब नाम ले ही दीजिए। ये गलत आदत है किसी भी जर्नलिस्ट की कि हल्का सा शगुफा छोड़कर पीछे हो जाते हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछती हूँ, क्या ये सही आप मानते हैं, सही है कि नाम पहले बताइए, लेकिन बाकी जवाब लेना मेरा काम। बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन सवाल नहीं समझ पाया आप। हाँ, सवाल तो समझा दीजिए, किसका नाम चल रहा है उत्तर प्रदेश से? आपने नहीं सुना कि नहीं, मैंने नहीं सुना। आईपीएस ऑफिसर, एमएलए, जवान, एक शेड्यूल कास्ट से कि बदलाव हो सकता है यूपी में? नहीं, मुझे नाम बताइए। सवाल ऐसा कोई नाम मेरी जानकारी में तो नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सीट पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, और सचमुच आप ये जो बता रही है मेरे लिए नई जानकारी है। मैं तो ऐसी कोई चर्चा अब तक नहीं सुन पाया। और एक थोड़ा सा सवाल, एक चीज मैं कहूं, पहली बात तो ईवीएम वाले पे बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, जहां जहां सवाल उठे वो सवाल लेकर जाइए और उसका वो जवाब दें। अब लेकिन एक बात आप सोचिए, अभी जो काउंटिंग हुई ईवीएम पे, जो ईवीएम मशीन पर गए उनका परसेंटेज डाला, उनका नंबर डाला, और एक भाई साहब ने अलग अलग कर दिया, बैलेट को जोड़ा नहीं, बैलेट को जोड़कर वही नंबर आ रहे थे। तो इस तरह की अफवाह वालों से भी थोड़ा बचना होगा। दूसरा, जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या भाजपा की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिन लोगों की बातचीत थोड़ी होती है वही इस तरह की खबरें करें, वरना अफवाह पहले की तरह उड़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और ये मैं हरियाणा के चुनाव के बाद पूछना चाहती हूं, आनंद दुबे जी, क्या कांग्रेस की बहुत सी गलतियां थी और सबा नकवी जी ने कह दिया कि जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को जो पता था, कम से कम कांग्रेस उतनी जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं थी, या जानकारी नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी, जो मर्जी कह ले। आनंद दुबे जी, क्या नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट करना और लोकसभा चुनाव में स्टैंडर्ड अपने एक्सपेक्टेशन से कम अचीवमेंट पर गिरना, क्या ये गलती विपक्ष ने हरियाणा और कश्मीर के चुनाव में की, जो इस बार शायद दोहराना नहीं चाहेगा विपक्ष? नविका जी, देखिए, हम पहली पार्टी हैं इस देश और राज्य में जिन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, उनकी निंदा की। उनको कहा हमने कि आपने अति उत्साह में चुनाव गंवा दिया, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के नेता जब चुनाव प्रचार करने गांव में जाते थे तो लोग दौड़ा लेते थे। ऐसी स्थिति में भी अगर आप उनको हरा नहीं पाए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं जमीन को समझने में आप नाकामयाब रहे हैं। वो गलती आप झारखंड और महाराष्ट्र में न करें, इसके लिए आप सबक लीजिए, एक समन्वय बनाइए। अगर आम आदमी पार्टी को 2, 5, 10 सीटें देकर कांग्रेस ने अपना मित्र बना लिया होता हरियाणा में, 100% कहता हूं हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, क्योंकि 37 सीट कम नहीं होती। अगर 4, 5, 6 सीट और कांग्रेस जीती होती तो कांग्रेस पहुंच जाती 43 पे, और बीजेपी अगर 6 सीट हार जाती तो बीजेपी पहुंच जाती 42 पर। उसके बाद क्या होता, कैसे सरकार बनती, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस 0.85% वोट से ही कहीं ना कहीं कम रही है। बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं है, केवल खराबी रह गई कि कोई अच्छी अगर थोड़ी सी सीटें जीत लेती तो बीजेपी पीछे आ जाती, मेरी चाची की मूछें होती तो वो चाचा हो जाती। लेकिन अजय वर्मा जी, ठीक सही चीज जो सबा नकवी ने कही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आकलन करने में विफल हुई हरियाणा में, वही बात आनंद दुबे जी कह रहे हैं। और यही बात ओमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के बारे में कही थी, राहुल गांधी के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, इसमें राहुल गांधी पर भी रेफरेंडम होगा? देखिए, सवाजी वरिष्ठ पत्रकार है और लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, जो वो कहती है उनका बड़ा सम्मानीय सब लोग करते हैं। मैं अब ये बताना चाहता हूं महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र में किस तरह से ठाकरे को ऑपरेशन लोटस से विड़वाया, किस तरह से शिंदे, किस तरह से पवार टू पवार करवाया, और एक चुनी हुई सरकार को ऑपरेशन लोटस से, और इनके आदर्श सहयोगी जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये आदर्श सहयोगी हैं, उन्होंने सरकार गिराने में और बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही ईवीएम भी इनकी आदर्श सहयोगी है, इसमें कोई गुरेज परहेज नहीं है। जो वो एल्काला बैटरीज का 99% और 70% वाला था, हमने रिक्वेस्ट भी की और 20 सीटों पे शिकायत भी, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, जयराम रमेश जी और सारे नेता गए, कि कहा है कि 20 सीट ऐसी हैं जहां हमको 65 से 70% जिस पे बैटरी थी तो हम जीते थे, और जहां 99% थे वहां पर जीते थे बीजेपी वाले। तो चुनाव आयोग अगर ईमानदार है तो उसका स्पष्टीकरण दे और लोगों की शंकाओं का निवारण करे। ईमानदारी तो यही है, यहां बैठकर भाजपा के मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी के रूप में ज्ञान तो बांट सकते हैं लोग, लेकिन जब ईमानदार पत्रकारिता की बात आएगी तो उस पर मुद्दा उठा के भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं, अमेरिका में एक ऑफर करा था बाइडेन साहब ने अभी कि हमारी आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, 26 हैकर पहुंचे, वो वीडियो आपको भेज दूंगा, और 26 हैकरों ने अलग अलग तरीके से हैक करके, एक ने तो डीजे बना दिया, डीजे ईवीएम मशीन में, उसमें गाने और उसमें डीजे बजा, एक ने एक कीबोर्ड डालकर दूसरे में दिखा दी। ये प्रॉब्लम आपकी यही है, विदेश में जो हो रहा है वो आपको ज्यादा जानकारी है, अपने देश में जो हो रहा है वो आपको पता ही नहीं। 2017 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया था, हैकाथॉन किया था, प्रदीप भंडारी तब कोई क्यों नहीं गया था? 2 पार्टियां गई थी, उन्होंने भी हैक करने से मना कर दिया था, लेकिन लंदन जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर दी थी। देखिए नविका जी, वही ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं साहब ने, जिसमें 25 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया
था। condition- एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैक कर पाई थी, क्योंकि हिंदुस्तान का ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइसेज एंड इंजन है। मैं आपको बता रहा हूं, जो यूएस के ईवीएम से बात करें, दोनों डिवाइसेज अलग है। अजय वर्मा जी थोड़ी तो समझ की बात करिए। देखिए मैं बता दूं नाविका जी, असली दर्द क्या है? असली दर्द ये है कि सिलेक्शन के पहले कांग्रेस के जितने भी सब समर्थक इकोसिस्टम थे, वो राहुल गांधी को एक चाणक्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी हेड जो है मीडिया कम्युनिकेशंस की, वो तो ये तक कह रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ ही डिबेट पे कहा था कि 10 सीट नहीं 15 सीट के ऊपर आ जाएंगी तो अपना नाम बदल देंगी। आज अलग लोग सोशल मीडिया पे उनके अलग अलग नाम कह रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी 50 चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी रीलॉन्च नहीं हो पाए। भारत जोड़ो यात्रा, जहां करीब 90% सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां हरियाणा में उन्होंने कैंपेन किया, 50% से ज्यादा हमारा स्ट्राइक रेट है। तो कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि राहुल गांधी आज उनके कैंपेनर नहीं, हमारे कैंपेनर है। वो चाणक्य नहीं रहे, वो वापस से 51 टाइम हार चुके हैं। तो इनकी अंदर की घबराहट है। मुझे बताइए रविका, सीधी बात है, अगर आनंद दुबे जी इतने कॉन्फिडेंट है तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार उनके पार्टी का डिक्लेयर कर देती? आनंद दुबे जी तो 25 बार डिबेट पे बोल चुके हैं, पर उनको तो कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर नहीं कर पाई। जो अपने आपस में समन्वय नहीं बता पाया, महाराष्ट्र की जनता में क्या समन्वय बता पाएगा? आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, काउंटर आनंद दुबे जी। प्रदीप भंडारी जी, दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। आपके महा झूठी सरकार का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा भी बताओ ना। क्या एकनाथ शिंदे जी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा की सरकार में हम चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चिंत रहिए आनंद जी। वो तो सबको पता है। आप तो चाह रहे हैं क्या, वो बताइए ना। उम्मीदवार है तो दुनिया को पता है। आपने तो मेरे साथ भविष्य में क्या होगा बताइए। आप कांग्रेस से समर्थन ले लीजिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ समन्वय है, हमारे यहाँ बता देंगे आपको। अभी तो आचार संहिता लगी है, अभी तो चुनाव प्रचार में हम आएंगे, बता देंगे इस समय पर। आप क्या तो बताइए। बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी के घर में क्या खिचड़ी पक रही है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में क्या पुलाव बना रहे हैं, जो ख्याली पुलाव आपके घर में बन रहा है, उस पुलाव के बारे में ध्यान दीजिए। सिर्फ 2 करोड़ लाडकी बहना योजना महिलाओं तक पहुंचाई है। कैसे मनमुटाव है, किसी को उल्टी आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। आनंद जी, मैं चाह रहा हूं कि उद्धव जी को एंडोर्स करवा दीजिए। मैं कह रहा हूं नविका जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे जी को नाना पटोले जी से एंडोर्स करा दे मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मान जाऊंगा कि इनके ये लोग हमारे साथ एज में, ये अगर करवा दे 24 घंटे। ये उल्टी किसको आ रही है, ये आपको कैसे पता चला? ये डॉक्टरी कहां से शुरू हो गई? हर्षवर्धन जी, ये इसको डिसाइफर करके बताइए, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। नहीं देखिए, आनंद दुबे जी आज इनके अंदर किशोर तिवारी जी थोड़ा प्रविष्ट हो गए हैं। क्योंकि अब ये इस तरह की बात टीवी डिबेट में, हालांकि कुछ होगा, हो सकता है कुछ गंभीर मसला भी हो, कोई बीमार हो गया हो, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों गठजोड़, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप लोग को नहीं पता इसका मतलब। नविका जी, हाँ जी, बोलिए ना, मुझे बताने दीजिए। बोलिए नविका जी, एक सेकंड। एकनाथ शिंदे के एक मंत्री हैं तानाजी सावंत, उन्होंने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कैबिनेट की मीटिंग में कि अजीत दादा पवार को देखता हूं तो मुझे उल्टी आती है, इनका चेहरा हमें पसंद नहीं है। मैं उस कोर्ट को कह रहा था। आप सब रिकॉर्ड में, सब गूगल पे आप चेक कर लीजिए। आनंद जी, ये वाला तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जो एनसीपी के नेता आपके नेताओं के लिए बोल चुके हैं, जो अभी भी कांग्रेस के नेता बोल देते हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो दूसरी तरफ विषयांतर हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा दोनों गठजोड़ जो हैं, उसमें दो सहयोगी ऐसे हैं जो कभी एक दूसरे के लिए क्या क्या बोल चुके हैं। अगर वो सामने लाएंगे तो शायद आप साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन राजनीति है, सत्ता के लिए आप लोग एक साथ है। असली बात यह है, क्या मुद्दों में भी कुछ साथ आ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है, और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। पंकज पुरोहित का मुंबई से सवाल है, हरियाणा के रिजल्ट ने ये तो दिखा दिया कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जननायक वाली छवि बन जाने का दावा कर रही थी, वो दावा पस्त हुआ है। अब क्या कांग्रेस यही दाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए भी करेगी? अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए, हरियाणा में जो हुआ है वो पूरे देश को पता है। जवान, किसान, बेटी, पहलवान, जीएसटी से पिटा व्यापारी सब हमारे साथ था। इसकी जांच हो, और महाराष्ट्र और हरियाणा में हम सरकार, हम झारखंड में बनाएंगे, महाराष्ट्र में हमारी युति बनाएगी। ये जो महाभ्रष्ट युति है ना, हमारा जो वहाँ विकास आघाड़ी है, विकास करेगा वोटर से। बटन दबाना भूल गए। जितेंद्र कुशवाहा का पटना से सवाल है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं पूछता हूं कि क्या ये लोग
कंप्यूटर और स्मार्टफोन छोड़ देंगे? बताइए विवेक साइलस जी। अब आप अपना फोन यहाँ रख जाइए, कंप्यूटर कभी इस्तेमाल मत करिए, कागज पेंसिल लेके 2/2, 2 दूनी 4, 2 बोलिए। देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है तो ये सवाल पूरे देश में है नाविका जी, ये पूरे देश में सवाल है कि आखिर ईवीएम पे इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों, किस तरह से, अगर धांधली है नहीं है वो चर्चा का विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चर्चा कब खत्म करेंगे? नई चर्चा उस समय खत्म होगी जब आप जीतेंगे। जब आप जीतेंगे हम अगर हम जीतेंगे भी तो भी हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसी के मन में कोई संशय ना रहे, किसी के मन में कोई संशय ना रह जाए। बैलेट पेपर से चुनाव हो, कोई मतलब नहीं। 2021 का पंचायत इलेक्शन याद था किस तरीके से ये बैलेट बॉक्सेस को लेके लोग आ रहे थे पोलिंग बूथ से? ये पोल रिग करवाना चाहते हैं जैसे बिहार और बंगाल में होता है, ये इनकी असली मंशा। ये देखिए, ये इस वक्त मुझे याद है किस तरीके से, आपको अच्छी तरीके से याद हो, बंगाल पंचायत पोल के अंदर लोग बैलेट बॉक्सेस को उठा के ले जा रहे थे। ये चाहते हैं, ये मैंडेट स्टील करना चाहते हैं। जौनपुर में क्या हुआ? दौर से हम कब के गुजर गए, पता नहीं कितने हजारों चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आपकी गाड़ी है कि चलने का नाम नहीं लेती। बैटरी फुल हो तो दिक्कत, बैटरी आधी हो जाए तो दिक्कत। मोहित कुमार रांची से सवाल पूछ रहे हैं, झारखंड में जेएमएम पर भ्रष्टाचार लगे आरोपों का नुकसान क्या कांग्रेस को नहीं झेलना पड़ेगा? प्रगति का कोल्हापुर से सवाल है, महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पाला बदला था। अगर 2024 में ऐसी कोई नौबत आई तो क्या उद्धव जी पाला बदलेंगे? आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बताऊं। देखिए, ऐसा है, 2019 में जो परिस्थितियां बनी थी सब जानते हैं। 2024 में ऐसा कुछ नहीं है। हम एक अलायंस के साथ जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार देने जा रहे हैं। जब आदमी सरकार में आ रहा है तो पाला बदलने न बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पाला वहां बदला जाएगा जहां मां झूठी सरकार बैठी है, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए अभी सर फिटोवल करेगी। एकनाथ शिंदे जीते तो आप 2019 में भी थे, फिर भी पाला बदला था। आपकी सरकार आराम से बनती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनना था। अब अगर मुख्यमंत्री कोई नहीं बना रहा और आप फिर से जीत गए तो पाला बदलना क्या रूल आउट हो सकता है? सबा नकवी जी। जी, मैं समझी नहीं कि पाला फिर से बदलेंगे। इतने स्प्लिट्स के बाद अब क्या गुंजाइश बाकी है? लेकिन हाँ, हमेशा हमारे राजनीति में नाविका जी आप भी जानती कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय राजनीति है और चुनाव का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। जनता क्या कहेगी, ईवीएम क्या कुछ अलग कहेंगे, लेकिन चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। कौन होगा वो सिकंदर, ये हम आपको बताते रहेंगे। क्या किस तरफ कौन सी हवा चल रही है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेती